हरियाणा दौरे पर वित्त मंत्री, जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। दरअसल वित्त मंत्री पंचकूला में एक गोष्ठी में शामिल होंगी जो प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आयोजित की गई है। इस गोष्ठी में हरियाणा की कई जानी मानी हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं और गोष्ठी की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी शामिल होंगी और इस वैक्सीनेशन कैंप में बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही तरीके की डोज लगाई जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के राजनीतिक जीवन कार्यकाल जो उनका रहा है उसकी उपलब्धियों पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है और इसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पंचकूला पहुंच रही हैं। तो इसमें गोष्ठी में हरियाणा की कई जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं और बताया जा रहा है कि गोष्ठी की अध्यक्षता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। प्रियव्रत, जिस तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल को लेकर गोष्ठी आयोजित होनी है और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिरकत कर रही हैं, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? हरियाणा के लिए आज का दिन जो है वो बड़ा ही खास होने वाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पहुंचने वाली हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि वहां के ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा स्पीकर हैं वो इस मीटिंग को होस्ट करेंगे और यहाँ पर लगभग 25 से 30 विधायकों के पहुँचने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो 400 बेडों के अस्पतालों की बात चल रही थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी थी पंचकुला को, उसको लेकर भी आज युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करने की बात कही जा रही है, जिसका आज वो दौरा करेंगे। साथ ही मेगा वैक्सीनेशन कैंप में वो हिस्सा लेंगी, जिसके बाद आपको बता दें कि लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि जब वैक्सीनेशन शुरू में स्टार्ट हुआ था तो लोगों के अंदर ये भय था कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों किया जा रहा है। हालांकि पता सबको था कि कोरोना से बचाव किया जा रहा है, लेकिन लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था। लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं डर अभी भी लोगों के अंदर लग रहा है, जिसको लेकर आज वित्त मंत्री वैक्सीनेशन कैंप में भाग लेंगी। तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री के वैक्सीनेशन कैंप में भाग लेने से वैक्सीनेशन का जो युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है उसमें भी फायदा हो सकता है। तो 20 साल के कार्यकाल को लेकर गोष्ठी है और इसमें विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई और हस्तियां जो हैं वहां की वो भी शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर तमाम जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं वो कई हस्तियां शामिल होने वाली हैं। उनके लिए कुछ खास तरीके की घोषणाएं भी क्या संभावित हैं? देखिए, पंचकुला जो है वो बहुत ही विकसित हुआ है। पिछले 5 सालों की बात करें तो पंचकुला जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ है। अब उसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उसको वरीयता देनी शुरू कर दी है। वहाँ पर अब फैक्ट्रीज देखी जा सकती हैं, जिसके चलते नौजवानों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल का कार्यकाल है, वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अब वो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उसको लेकर भी आज वो चर्चा करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियव्रत दीक्षित इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो ग्राफिक्स के जरिए निर्मला सीतारमण के जो पंचकुला दौरा है उसकी बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो निर्मला सीतारमण उत्साहवर्धन करेंगी, वैक्सीनेशन कैंप में शामिल होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये बताया जा रहा है, और वहीं कैंप में शामिल होकर उत्साहवर्धन करेंगी। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से अब भारत सरकार की पॉलिसी आ रही है उसको लेकर वो जनता को संबोधित करेंगी। वहीं 250 बेडों के अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप किया जा रहा है उसको लेकर उनका ये दौरा, और साथ ही 30 से 35 विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल को लेकर एक गोष्ठी रखी गई है। उसी के साथ वैक्सीनेशन कैंप, एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप जो है उसमें भी वो शिरकत करेंगी। तो निर्मला सीतारमण का हरियाणा के पंचकुला का दौरा बेहद ही अहम, और इसमें वो कैंप में शामिल होकर आम जनता का उत्साहवर्धन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और वैक्सीनेशन करवाएं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हरियाणा के पंचकूला का दौरा बेहद ही अहम। पंचकूला दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यकाल को लेकर यहां एक गोष्ठी आयोजित की जा रही है। जो कुछ भी उपलब्धियां नरेंद्र मोदी अपने जब गवर्नमेंट के दौरान रहे हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से बड़ी बातें जनता के हित में की गई हैं, उनके ऊपर एक गोष्ठी है। उसमें हरियाणा की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल की नई जंग शुरू हो गई है। दरअसल राज्य के विभिन्न जिलों से डेंगू और वायरल बुखार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बाद अब डेंगू और वायरल की नई जंग शुरू हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों से डेंगू और वायरल बुखार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि राज्य सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू के मामलों की संख्या 6,488 तक पहुंच गई है और इनमें से 70% मामले अगस्त और सितंबर महीनों में सामने आए हैं। तो नई चुनौती एक स्वास्थ्य विभाग के सामने। अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कहर के बाद डेंगू और वायरल की एक नई चुनौती सामने आ गई है और कई मामले विभिन्न जिलों से सामने आ रहे हैं। मुख्य रूप से बात यह है कि इनमें से 70% मामले जो हैं वो अगस्त और सितंबर महीने में सामने आए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अनुज तिवारी कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, अब कोरोना के बाद डेंगू की बारी है। आप किसी हॉस्पिटल से दिखाई दे रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति है और ग्राउंड रिपोर्ट अभी क्या है? स्वास्थ्य विभाग के किस तरीके के इंतजामात हैं, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल पवन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना बात हो रही है, कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने वाली है। तीसरी लहर सितंबर के आसपास आ रही है। तीसरी लहर तो नहीं आई है, लेकिन फिलहाल डेंगू जैसे लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो अनुज जी, आपकी वॉइस में थोड़ी तकनीकी खामी आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास वापस लौटते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अब एक नई चुनौती सामने आ गई है और उस नई चुनौती का नाम डेंगू और वायरल है। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से हालात यूपी में सामने आए थे, उसके बाद अब नई चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने आ गई है। तमाम ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में डेंगू और वायरल के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। कई जिलों से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन गई हैं और बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि डेंगू के मामलों की संख्या 6,488 तक पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से 70% मामले सिर्फ पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर में सामने आए हैं। तो अनुज जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। अनुज, किस तरीके के इंतजामात ग्राउंड जीरो पर स्वास्थ्य विभाग के सामने ये बड़ी चुनौती है, किस तरीके से टैकल कर रहा है? जी बिल्कुल पवन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय कानपुर के राम अस्पताल में खड़ा हूँ। एक सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल को लेकर के काफी लगाई जाती है रोगियों के लिए और यहाँ पर लगातार समय समय से डॉक्टर भी बैठे रहते हैं। अपने सभी अलग अलग केंद्र में डॉक्टर बैठते हैं, अलग अलग तरह के डॉक्टर बैठते हैं, विशेषज्ञ बैठते हैं। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ और मैं इस समय देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफी मात्रा में भीड़ भी लगी है और अगर हम बात करते हैं उनकी वर्तमान में से ज्यादा वही कानपुर में निकल के आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में डेंगू के मामले में कोई मौत नहीं हुई है, डेंगू से जुड़ी मौत नहीं, जबकि अन्य बुखार के माध्यम से मौतें हुई जिसको वायरल फीवर को लेकर के प्रशासन ये कह रहा है कि अभी तक डेंगू से कोई मौत नहीं। हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हैं। आइए बात करें कि क्या नाम है आपका? राजन पांडे। आप यहाँ पर कार्यरत हैं? क्या करते हैं आप यहाँ? अच्छा, डेंगू के मरीज आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे तो आते हैं तो साहब हमारे। अच्छा, तो क्या यहाँ पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है? बना है। कितने बेडों का वार्ड है ये? 120। डेंगू की अगर बात करते हैं तो डेंगू के वार्ड कितने बेड हैं?
अच्छा, देखिए यहाँ डेंगू वार्ड बना दिया गया है। जैसा आपको बता चुका हूँ कि प्रशासनिक अमला लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन एक कही जाती है, हमेशा से देखी जाती है कि जब तक मौतें नहीं होती तब तक आला अधिकारी जागते नहीं है, कानों में जूं नहीं रेंगी जाती है और ये इंतजार करता है कि जब बड़ा हादसा हो गया, कुछ मौतों का आंकड़ा बढ़ता जाए। जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़े वैसे वैसे आला अधिकारी नजर आते हैं। फिर ऐसा कानपुर के अंदर लगातार देखा जा रहा है। पवन, अनुज, अगर संभव हो सके वहां पर तो किसी डॉक्टर से अगर आप बात कर पाए तो उसकी कोशिश करिएगा। साथ ही इसी के साथ अगर डॉक्टर से मुलाकात हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी इंतजामात हैं उनका, ग्राउंड रियलिटी टेस्ट क्या कुछ चल रहा है, जो मरीज आए हुए हैं वहां पर उनको किस तरीके की सर्विसेज मिल पा रही हैं, कितने संतुष्ट हैं, ये भी जरा चेक करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पवन जी, मैंने आपको बताया कि मैं एक अस्पताल में खड़ा हूँ। ये एक प्रशासनिक ब्लॉक है। मैं कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि प्रशासनिक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के पीछे सभी अधिकारी लोग वर्ग बैठे रहते हैं। सीएमएस जो यहाँ पर सीएमएस है सुदेश गुप्ता जी, वो भी पीछे रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ वहां तक पहुंचने की, और अगर हो सकेगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने दर्शकों को दिखा सकूं कि इस समय वर्तमान में सारे अधिकारी, जहाँ तक मेरे भी जानकारी में हुई है कि वो एक बैठक कर रहे हैं। बैठक के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन चीजों को निकला जाए और इन तरह से जो चीजें सामने आ रही है। मैं इसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कक्ष के सामने खड़ा हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूँ कि दिखाए, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कक्ष के सामने खड़ा हूँ और थोड़ा सा अंदर भी देखा जाए तो अंदर एक मीटिंग चल रही है। मैं चाहूंगा दिखाया जाए कि अंदर एक मीटिंग चल रही, सभी अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग का दौर जारी है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ बात करते हैं साफ सफाई की, तो साफ सफाई की स्थिति भी लगभग यहाँ पर अभी तक तो ठीक लग रही है। यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे, ये दोनों डस्टबिन अलग अलग तरीके के हैं। एक कचरा होता है और एक में सूखा कचरा होता है। ये हमेशा से, अगर हम बात करते हैं मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस में इस चीज को देखा गया है कि गीला कचरा अलग रखा जाएगा और सूखा कचरा अलग रखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो डस्टबिन दोनों रखे हैं, ये मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाए कि जो डस्टबिन रखे हैं ठीक इन्हीं के ऊपर साफ साफ लिखाया भी गया है कि सफाई को अपनाए, अस्पताल को स्वच्छ बनाए। जागरूकता को लेकर अच्छा काम नजर आ रहा है वहां पर, लेकिन साथ ही जो वहां पर मरीज हैं उनसे किसी से अगर आपकी बात हो सके कि असल में जैसा दिखाया जा रहा है क्या वैसा ही डिलीवर भी हो पा रहा है, तमाम जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं, तमाम जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या उनका असर जनता तक पहुंच पा रहा है, मरीजों को इसका लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर कुछ मरीज बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, और क्या वो इसके लिए जागरूक है, क्या उन्हें जानकारी है। क्या नाम है मैम आपका? आपको पता है कि डेंगू के बारे में कुछ जानकारी है? जानकारी क्या प्रॉपर इलाज मिल पा रहा है जिस काम के लिए, जिस बीमारी को लेकर वो आए हैं? क्या उस विभाग के डॉक्टर से उनकी मुलाकात हो पाई है? डॉक्टर बैठे हैं, क्या उनको इलाज मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं इस समय बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। यहाँ लगातार आप देख रहे हैं कि मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मरीज इंतजार कर रहे हैं अपनी गाड़ी आने का। मैं बात करना चाहूंगा, मैम क्या नाम है? आप बीमार, आप क्या दिखाने आई हैं यहाँ पर? अच्छा, टीका लगवाने आई हैं। तो आपको यहाँ प्रॉपरली जब आप टीका लगवाने हो तो इसके लिए आपको इलाज मिल रहा है? यहाँ पर डॉक्टर मिल रहे हैं आपको? मिल रहे हैं। एक मरीज का कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर मिल रहे हैं यहाँ पर, और भी मरीज है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? आप क्या इलाज करवाने आए यहाँ पर? तो डॉक्टर, अच्छा, कुछ और कहना चाहेंगे अस्पताल के बारे में? डॉक्टर आपकी बात सुनते हैं, ऐसा तो नहीं डांट देते हैं, भगा देते हैं? जी जी। एक और मरीज मिले हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ डॉक्टर बैठते हैं और हमारी सुनवाई भी करते हैं और हमें देखते हैं और हमारी बातों को समझते हैं और इसके बाद अच्छी तरह उपचार करके हमें दवाओं का भी यहाँ से कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो दवाएं उपलब्ध हैं उन दवाओं को दिया जाए। और अगर दवाएं उपलब्ध नहीं है तो कहीं ना कहीं से लोग बाहर से दवा को लेकर के अपना उपचार स्वयं जिस तरह से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें से चालू रखते हैं। पवन, वहां पर अगर कानपुर के आंकड़ों के लिहाज की बात की जाए, डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपके यहाँ के अगर जिले की बात की जाए, क्या स्थिति है और उसको रोकने के लिए प्रशासनिक इंतजामात हैं वो कितने पर्याप्त नजर आ पा रहे हैं आपको? जी बिल्कुल पवन, अगर हम आंकड़ों की बात करें, कानपुर के अंदर के आंकड़ों की बात करें, विशेषकर डेंगू की, तो लगभग 160 के ऊपर
ये आंकड़े पहुंच चुके हैं कानपुर के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या। इसमें से कुछ एक अलग अलग हिस्से हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और कुछ शहरी क्षेत्रों के हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में आंकड़े कम है बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा लगभग ये 130 से ऊपर ला रहा है आंकड़ा, जबकि शहरी क्षेत्रों का यह आंकड़ा लगभग महज 30 और 32 के आसपास ही जा पा रहा है। तो अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करी जाए तो कानपुर के अंदर डेंगू को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मरीज आ रहे हैं अस्पताल के अंदर डेंगू को लेकर के, जबकि शहर की स्थिति अगर हम बात करते हैं तो शहर में डेंगू की स्थिति उतनी विकट नहीं है जितनी ग्रामीण है। अगर हम बात करते हैं तैयारियों की तो कानपुर के अंदर अगर इस अस्पताल की बात करें, काशीराम अस्पताल की बात करें, तो काशीराम अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसके लिए पर्टिकुलर एक डॉक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी देख रेख में इस तरह के अस्पताल के इस वार्ड को डेंगू वार्ड को देखा जाएगा। डेंगू वार्ड में जो भी मरीज पेशेंट एडमिट होंगे उनको उनकी देखभाल उन्हीं डॉक्टर के माध्यम से होगी और उन्हीं के सिस्टम के माध्यम से उस मरीज का आगे इलाज जारी रखा जाएगा। पवन अनुज, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इसका इंतजामात, इसका पालन कितना ज़्यादा हो पा रहा है ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार डेंगू का प्रकोप जो यूपी में देखा जा रहा है उसकी कुछ मोटी मोटी बातें आपको बताते हैं। लखनऊ में भी वायरल के कदम अब जमते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजाना 100 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और इसी को लेकर अब अस्पतालों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। तो वहीं बलरामपुर की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की संख्या 40 के पार पहुँच गई है। तो डेंगू लगातार अब स्वास्थ्य विभाग के सामने एक नई चुनौती के रूप में पेश हो रहा है। वहीं मेरठ में वायरल फीवर के 26 नए मामले आए हैं और 115 एक्टिव केस बने हुए हैं। फिरोजाबाद जिले की बात की जाए तो 62 लोगों को अब तक वायरल फीवर का जो है वो अटैक पड़ चुका है। वहीं मैनपुरी की बात की जाए तो वायरल फीवर से 2 की मौत हो चुकी है और 23 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं हमीरपुर में 150 लोग वायरल फीवर से पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो डेंगू ने अब यूपी के स्वास्थ्य विभाग के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। वहीं रोकथाम के लिए 141 टीमों का गठन किया गया है। ये इंतजामात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। राजधानी लखनऊ में भी अब डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोजाना 100 से भी ऊपर मरीज सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने। वहीं बलरामपुर में मरीजों की संख्या 40 के पार पहुंच चुकी है। तो डेंगू एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है और मेरठ में वायरल फीवर के 26 नए मामले सामने आए हैं। 115 एक्टिव केस बने हुए हैं। फिरोजाबाद में 62 लोगों को वायरल फीवर निगल चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।